नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे शहरी विकास के रोड मैप की। इस मुद्दे पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय महापौर के सम्मेलन को संबोधित करते हुए शहरों के विकास के खासतौर पर जिक्र किया, उसका उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी साफ कहा कि अगले 25 सालों के विजन के साथ शहरी विकास के रोड मैप पर कार्य करने की आवश्यकता है। सरकार का प्रयास है कि हमारे शहर समग्र जीवन शैली का हिस्सा बने। दरअसल भारत की वर्तमान जनसंख्या का लगभग 31% हिस्सा शहरों में बसता है और इनका सकल घरेलू उत्पाद में 63% का योगदान है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वर्ष 2030 तक शहरी क्षेत्रों में भारत की आबादी का 40% हिस्सा रहेगा और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 75% का होगा। इसलिए शहरी विकास के लिए अगले 25 साल का रोड मैप क्यों जरूरी है, क्या चुनौतियां हैं, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। क्या हो शहरी विकास का रोड मैप, किन क्षेत्रों में लाया जा सकता है सुधार, क्या हो सुधार की नीति, आम लोगों की भागीदारी कितनी जरूरी, कितनी बड़ी है, इन्हीं सब चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के निदेशक प्रोफेसर पी.एस.एन. राव साहब। पी.एस.एन. राव साहब, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे शहरी विकास मंत्रालय के पूर्व सचिव सुधीर कृष्णा जी से। सुधीर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की आगरा स्मार्ट सिटी के उपाध्यक्ष आनंद मेनन जी से। आनंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। शुरुआत सुधीर कृष्णा जी मैं आपसे करूंगा। भारत के शहर और अमृत काल का समय, आप अगले साल का जो विजन है अगले 25 साल का, उसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खास तौर पर इस बात पर जोर दिया है कि अब हमें इस तरह काम करना होगा कि आने वाले 25 साल में भारत के शहर कैसे बने। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? देश के विकास के लिए शहरों की भूमिका महत्वपूर्ण है जी। हम कहते चले आए हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है जी। ये कहना कुछ हद तक सही है और कुछ हद तक सही नहीं भी है। सही इसलिए है कि भारत की जनसंख्या का 2/3 अभी भी गांव में रहता है, इसलिए वो कृषि प्रधान देश कहा जा सकता है। लेकिन सही नहीं इसलिए है कि लगभग 16% जीडीपी केवल गांव से आता है जी, एग्रीकल्चर से। ज़्यादातर जो हमारा जो बैलेंस जीडीपी है मुख्यतः सर्विस सेक्टर से और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से आता है। तो देश को आगे बढ़ने के लिए हमको शहरों की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और हम ये भी याद रखें कि हम कृषि में हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन काफ़ी है। ये नहीं है कि हमें और खाद्यान्न के उपज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो सही कर सकते हैं, लेकिन 300 मिलियन टन से अधिक हमारा जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है हमारे देश के लिए लगभग काफ़ी है। एक्सपोर्ट करने की बात अलग है, लेकिन दुनिया में ओवरऑल विश्व में फूड ग्रेन का प्रोडक्शन मोर और लेस सफिशिएंट है। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के एक्सपोर्ट की संभावना भी थोड़ी है तो सही, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं है, लेकिन कम है। इसलिए भारत को अब हमको शहरी विकास की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। और हमने शहरों पर ध्यान नहीं दिया अब तक ठीक से। जब तक JNNURM आया था 2006-07 के लगभग, उसके बाद जो है जब से इसको ध्यान, उसके पहले शहरों पर ध्यान ज़्यादा नहीं दिया गया। नतीजा ये हुआ कि लोग शहरों की तरफ आए तो बड़ी तादाद में माइग्रेशन हुआ, लेकिन शहर तैयार नहीं थे। शहर थे वो जनता, आने वाले माइग्रेंट्स को लेने के लिए तैयार ना होने की वजह से जो हर एक शहर में स्लम्स का विकास हो गया। अब आप पाएं कि मुंबई, दिल्ली, बड़े बड़े शहरों में 30 से लेकर 40% जनसंख्या जो है शहरों की वो स्लम में रहती है। ये अच्छी बात नहीं। शहरों का विकास के लिए बड़ी भारी चुनौती है कि हम शहरों का प्लान डेवलपमेंट कैसे करें। जी बिल्कुल। तो उसके लिए हम बहुत आवश्यक है कि पहली बात तो हमको मानना है कि लोगों को शहरों में आना है, गांव से हमको स्वागत करना है। स्वागत करने का है, अभी तो ये है कि कोई स्वागत नहीं करता है, आइए और चुपचाप की झुग्गी में घुस जाइए। ये स्वागत करना नहीं हुआ। शहरों में हमको प्लान अच्छा बनाना पड़ेगा और हमको खास तौर से सबर्बनाइजेशन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मानिए दिल्ली शहर है, इट कैन नॉट एक्सेप्ट, वो बहुत ज्यादा लोगों को ले नहीं पाएगा। हमको दिल्ली से बाहर जाना पड़ेगा। जैसे गुड़गांव था, अब गुड़गांव भी भर गया, उसके भी आगे जाना पड़ेगा। और उसके लिए हमको कनेक्टिविटी, रीजनल कनेक्टिविटी हमारे बहुत आवश्यक है। मैं इन सब मुद्दों पे बात करूंगा सुधीर कृष्णा जी, क्योंकि कनेक्टिविटी का शहरों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।
तमाम तरह के ऐसे मुद्दे हैं जिससे आम जनता शहरों में दो चार होती है। एक एक करके इन मुद्दों पे मैं चर्चा करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुद्दा अगले 25 साल का है। जो हुआ उसे और बेहतर कैसे करें। राव साहब, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि एक विजन के साथ, और वो विजन अगले 25 साल का भारत कैसा हो, भारत के शहर कैसे हों, इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी का जोर है कि भारत के जो शहर हों वो अगले 25 साल में कैसे बने। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? बिल्कुल, अगले 25 साल में हमें बहुत सारे कदम उठाने पड़ेंगे जी। अभी 31% जो है हमारा देश का जनसंख्या शहरों में रहते हैं। अगला 25 साल में ये 50% से ऊपर चला जाएगा जी। तो मोर देन 50% ऑफ इंडिया इज गोइंग टू लिव इन इट्स सिटीज, नॉट इन द विलेजेस। जैसा महात्मा गांधी जी ने एक समय पे बताया था कि देश जो है वो गांव में रहती है, तो अभी 50% से ज़्यादा शहर में रहेंगे। तो शहर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, अर्बन फ्लडिंग है, लैंड का प्राइस बहुत ज़्यादा है, जैसा अभी सुधीर कृष्णा जी ने बताया है, स्लम्स में लोग रहते हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, ढेर सारे ट्रैफिक का प्रॉब्लम है। तो ये सारा प्रॉब्लम्स अगर हमें सॉर्ट आउट करना है तो अभी नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया था, उन्होंने अर्बन प्लानिंग में शहरों में क्या रिफॉर्म्स लाना चाहिए उसको पूरा उन्होंने हाईलाइट किया था और उसका मेंबर मैं भी था। तो उसमें सबसे पहले हमने जो पॉइंट एक उठाया है उसमें कि हमारे देश में जितने हमें अर्बन प्लानर्स चाहिए उससे बहुत बहुत कम है हमारे पास। तो इसलिए अगर शहर को प्लानिंग करना है तो वो प्लानिंग करने के प्लानर नहीं है हमारे पास, बहुत ही कम है। बहुत सारे पोस्ट्स वेकेंट पड़े हुए हैं, तो ये सारा पोस्ट हमें भरना पड़ेगा ताकि सारे टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट्स, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, इन सब में प्लानर आ जाए, उनका पोस्ट भर जाए। फिर उसके बाद मास्टर प्लान्स बनाने की ज़रूरत है। हमारे देश में 9000 शहर हैं तकरीबन, तो 9000 शहरों में बहुत ही कम संख्या में मास्टर प्लान बना हुआ है। तो सबसे पहले आपको शहरी का प्लानिंग विकास करने के लिए सबसे पहले मास्टर प्लान बनाने की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, प्लान बनाने के बाद, प्लान बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। इम्प्लीमेंट करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन का स्टाफ चाहिए, तो उसके लिए आपको सारे ऑर्गेनाइजेशंस में आपको बदलाव लाना पड़ेगा। फिर उसके बाद फाइनेंसेस, सबसे आपको नया सड़क बनाना है, ब्रिज बनाना है, रोड बनाना है, जो भी फ्लाईओवर्स बनानी है, मेट्रो बनानी है, तो उसके लिए पैसा चाहिए। लो इनकम लोगों के लिए, स्लम्स इंप्रूवमेंट के लिए आपको पैसा चाहिए। तो पैसा कहाँ से लाएं? इसका सारा पैसा तो गवर्नमेंट ग्रांट में नहीं हो सकता है, कुछ हद तक गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा आपको नए नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स, फाइनेंस बॉन्ड्स, अलग अलग चीज़ें जो है, इसमें से आपको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी लाइए, नया टाउनशिप बनाइए। और जैसा पुराने शहरों में बहुत बिल्डिंग्स पुराने हो गए, उसका रीडेवलपमेंट करिए। तो बहुत सारा आपको स्ट्रैटेजीज अगर आप नहीं करेंगे तो देश में शहर जो है एज इट इज़ आज की तारीख में आपको बहुत सारे दिक्कतें ऑलरेडी आप फेस कर रहे हैं जी। तो अभी हमारा ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बजट में उन्होंने भी यही बताया है कि अर्बन प्लानिंग को आपको सीरियसली लेना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने बताया है कि सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस बनाया जाएगा, ज़्यादा फंडिंग भी एलोकेशन करने वाले हैं। तो बहुत सारे कदम उठाने वाले हैं भारत सरकार ने। बिल्कुल राव साहब, जो इस बार का बजट था उसमें खास तौर पर इस बात पर जोर दिया गया था कि हमारे शहरों का विकास कैसे हो, और केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी की बात भी की कि स्मार्ट सिटी कैसे बने, उनका डेवलपमेंट कैसे हो, इसको लेकर भी काफ़ी चर्चा हुई है, उस पर काम भी हुआ है। आनंद मेनन जी, आप कैसे देखते हैं जब हम बात स्मार्ट सिटी की करते हैं, एक आम आदमी के लिहाज से स्मार्ट सिटी कैसी होनी चाहिए? क्या देश में, आप आगरा का उपाध्यक्ष हैं स्मार्ट सिटी के, क्या आगरा को हम कह सकते हैं आज स्मार्ट सिटी बन गया? देखो, स्मार्ट सिटी एक ऐसा स्कीम है जी, जैसे जो भी मैं ये मानता हूं कि जो भी शहर को विकसित करने के लिए 4 पिलर की जरूरत है। एक से वो सोशल, दूसरा है इकोनॉमी, तीसरा एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी जी। तो स्मार्ट सिटी ऐसा स्कीम है, ये चारों पिलर का मिक्स करके वो शहर को विकसित करना है जी। जैसे हम आगरा की बात करते हैं, एक मूल मुद्दा है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कैसे ईज ऑफ लिविंग का बढ़ावा दे सकते हैं लोगों को। तो स्मार्ट सिटी के माध्यम से ये अगस्त 15 को पूरा 100 शहर में इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर का गोला हो जाएगा। आज की तारीख में भारत देश में 100 शहर में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जो एक शहर का एक स्पाइन या एक डाटा सेंटर
या एक टेक्नोलॉजी सेंटर के रूप से विकसित किया गया है। जैसे कोविड महामारी हुआ, ये इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर वार रूम के तहत काफी हद तक ये सारे शहर में कोविड पैंडेमिक को फाइट करने के लिए मददगार हुआ। As I said, a soldier's real strength is actually tested at the time of the war. तो कोविड पैंडेमिक के टाइम में ये ICCC काफी मददगार हुए जी। और ऐसे ही हम बोलते हैं कि डाटा इज द न्यू ऑयल। तो ये बहुत सारा अडेप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, इंटेलिजेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, एनवायरमेंट सेक्टर, ऐसे काफी यूज केसेस काफी शहर ने ये इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से विकसित किया है। तो आगे आने वाले 25 साल में और आगे वाले सालों में इसका भरपूर उपयोग होगा, उसके और नए नए यूज केसेस आएंगे जिसके। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट पिलर है जैसे क्लाइमेट फ्रेंडली स्मार्ट सिटीज। हम अर्बन प्लानिंग और सिटी डेवलपमेंट के बारे में करते हैं तो एक मुद्दा कहीं ना कहीं छूट जाता है कि क्लाइमेट फ्रेंडली सिटीज और एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए हम कैसे सिटीज को विकसित कर सकता है जी। तो इसके बारे में ये है कि हम स्मार्ट सिटी के स्कीम के अंतर्गत ही एक फ्रेमवर्क डेवलप किया है भारत सरकार ने क्लाइमेट फ्रेंडली स्मार्ट सिटीज का। इसके हर सिटीज को स्टार रेटिंग दिया है, जैसे 5 स्टार सिटी, 4 स्टार सिटी, 3 स्टार सिटी, और उसमें अलग अलग स्टेप्स और प्रोसीजर्स भी बताया है कि सिटीज को अगर 2 स्टार है तो कैसे 3 स्टार एक साल में हो सकता है, अगर 3 स्टार है तो 4 स्टार एक टाइम पीरियड में हो सकता है। तो जैसे हम आगरा में भी जैसे ICCC या टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए हेरिटेज वॉकर डेवलपमेंट, 24/7 वाटर सप्लाई अलॉन्ग विद स्काडा सिस्टम, सीवरेज कनेक्शन, ड्रेन का यमुना में प्रदूषण कम करने के लिए ड्रेन में वेटलैंड ट्रीटमेंट, जैसे वो पूरा हमारे ABD क्षेत्र में डिफरेंट पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए हम कैसे ईज ऑफ लिविंग और लोगों का उधर और टूरिस्ट और आम नागरिक को कैसे ईज ऑफ लिविंग बढ़ावा देना, इसके लिए तमाम प्रोजेक्ट्स हम लॉन्च किया है और काफी हद तक इम्प्लीमेंट भी हो चुके हैं। अराउंड 80 to 85% प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट भी हो चुका है और नवंबर-दिसंबर तक हम पूरा 100% तक आगरा स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट हम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट भी हो चुके हैं। और आज की डेट में आगरा पूरा भारत देश के रैंकिंग में नंबर 3 है। मैंने आगरा की बात इसलिए की क्योंकि आगरा का नाम देश दुनिया में है, लेकिन अगर बात मैं सुधीर जी दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों की करूं तो यहाँ का जो नागरिक है वो साफ सफाई, कचरा प्रबंधन, इन सब समस्याओं से जूझता है। अगर बरसात आती है तो लोग बरसात का मजा कम ले पाते हैं और जिस तरह से जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है उसने एक गंभीर चुनौती खड़ी करी है देश के शहरों के सामने प्रबंधन की दृष्टि से। बात चाहे चेन्नई की मैं करूं या बात दिल्ली की हो, बात मुंबई की हो या बात किसी और दूसरे छोटे शहर की हो, सब जगह हालत एक सी दिखाई देती है। इसमें कैसे बदलाव आ सकता है, क्या करना होगा इसके लिए? ये बदलाव लाने के लिए सबसे आवश्यक है रीजनल प्लानिंग की जी। अब समय बीत चुका है जब हम केवल लोकल प्लानिंग की बात करके संतुष्ट रहे। शहरों को अपना प्लान तो बनाना है, लेकिन आज कोई शहर ऐसा नहीं है जो अपने सबर्बन एरिया से अछूता हो। दिल्ली से गुड़गांव आना जाना लोगों का ऐसा है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब दिल्ली की सीमा समाप्त हुई और कब गुड़गांव की सीमा शुरू हुई, और कब गुड़गांव की सीमा समाप्त हुई और मानेसर शुरू हो गया, और कब मानेसर शुरू हुआ और कब हम आगे और बढ़ गए सोनीपत वगैरह। तो ये इस समय वस्तुस्थिति ये है कि हमको रीजनल प्लान अगर हमने नहीं बनाया तो आपस में समस्याएं जो हैं वो सुलझने के बजाय उलझ जाएंगी, जो आजकल हो रहा है। उसकी वजह से ट्रैफिक जैम एक मुद्दा देख लीजिए जी। एक और मुद्दा उसकी वजह से ये हो रहा है कि पानी का फ्लो ठीक से नहीं मैनेज हो पा रहा है। रेन वाटर जो है उसको अपने सब रीजन में पूरा जाना है, उसको एक वाटरशेड बेसिस पे रीजन बना के उसको निकलना है। लेकिन अगर हम केवल पड़ोस का ही ध्यान देंगे, अपने सामने की नाली साफ की या नहीं की, वो काफ़ी नहीं है। तो इसलिए हमको रीजनल प्लान में सबसे पहला करना है ड्रेनेज प्लान बनाना है, और दूसरा मोबिलिटी प्लान बनाना है, और उसके बाद फिर हमको हैबिटेशन प्लान बनाना है। ये एक काम सबसे ज़रूरी ये है। और दूसरा ये गवर्नेंस रिफॉर्म्स। इसमें म्यूनिसिपैलिटीज़ जो हैं उनके पास कुछ दम मतलब शक्ति नहीं है। म्यूनिसिपैलिटीज़ के पास अख्तियार नहीं है उतना। ज़्यादातर म्यूनिसिपैलिटीज़ के पास एक काम है, वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। बाकी आप देखें तो पानी के लिए और सीवेज के लिए देयर इज़ अ वाटर एंड सीवरेज बोर्ड। बिजली के लिए कोई बिजली की कंपनी है। हर एक काम के लिए रोड उनके पास थोड़ी है, बाकी रोड स्टेट गवर्नमेंट की है, तो कोई डिफेंस की लैंड है, तो अनेक संस्थाओं की रोड है। इस करके म्यूनिसिपैलिटीज़ के पास जो है अख्तियार कम है। ये आवश्यक है कि इस समय लोकल गवर्नेंस को स्ट्रेंथन किया जाए। और ये तीसरा पॉइंट। और चौथा ये है कि वर्टिकल ग्रोथ को भी बढ़ावा देना है। इस समय शहरों में हम
फैलाते चले जाएं उसके बजाय, वो भी करना पड़ेगा थोड़ी हद तक, लेकिन हमको वर्टिकल ग्रोथ पर ध्यान देने की भी बहुत ज़रूरत है। इस पर भी ध्यान हमें देना है। तो मोबिलिटी, ड्रेनेज प्लानिंग, गुड गवर्नेंस, और ये भी हम देखें कि शहरों के लिए पैसे की चिंता करने की ज़रूरत उतनी नहीं है अगर हम ध्यान से काम करें। सिटीज़ आर इंजिन्स ऑफ ग्रोथ। शहर जो है वो 2/3 ऑफ द कंट्रीज GDP कम फ्रॉम द सिटीज़। अगर ऐसा है तो शहर पैसे की समस्या क्यों आ रही है? वो इसलिए आ रही है कि पैसे को कैसे इकट्ठा किया जाए उस पर हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आपको अगर ध्यान हो तो जब हमने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की नीति जब चली थी मेट्रो रेल, तो थोड़े अनुभव के बाद एक हमने योजना बनाई थी, एक कंडीशन बनाई थी कि मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जो शहर बनाएगा वो अपने यहाँ पर 8% इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बनाएगा, तब जाके प्रोजेक्ट सैंक्शन होगी। वो इसलिए कि जहाँ मेट्रो रेल जाएगी वहाँ लैंड वैल्यू बढ़ेगी। अगर लैंड वैल्यू बढ़ेगी तो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन बढ़ाया जाए विदाउट इंक्रीजिंग टैक्स रेट ऑटोमेटिकली। एक तो ये, दूसरा लैंड यूज कैन बी चेंज्ड। जो प्रॉपर्टी केवल कमर्शियल में है या डिसयूज में है, उसको अगर हम मल्टीपल यूज के लिए, मिक्स्ड लैंड यूज के लिए यूज करें तो उससे मेट्रो रेल की वजह से वी कैन हैव हायर मोबिलिटी कनेक्टिविटी और उससे रेवेन्यू बहुत बढ़ेगा। तो छोटी बड़ी इतनी बातें हैं कि अगर आप दिल्ली को देख लो, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल इज वन ऑफ द पर कैपिटा देखेंगे तो probably the richest city in the country. मुंबई richest है in total, बिकॉज मुंबई बहुत शहर, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। ठीक है, अगर पर कैपिटा हम आमदनी देखें तो क्यों न्यू दिल्ली काउंसिल इतने पैसे में है? उनके पास क्या मैजिक है? वो इसलिए है कि उन्होंने अपने एसेट्स को ढंग से मेंटेन किया। उनके पास लैंड थी, उसको उन्होंने रेंट पर देके उस रेंट से, लीज रेंट से उनके पैसे आ रहे हैं, वगैरह वगैरह। अगर शहरों को हम ध्यान देके उनको स्ट्रेंथन करें तो शहरों में पैसे ही पैसे हैं, जनता का भला होगा, म्यूनिसिपल गवर्नेंस का भला होगा, म्यूनिसिपैलिटी स्ट्रांग होंगी, शहरों में जो है सफाई होगी, अच्छी मोबिलिटी होगी, लोगों का स्वास्थ्य सुधरेगा, धूल गंदगी कम होगी। और लास्ट में एक पॉइंट मैं ये कहूँगा कि रिसाइकलिंग पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। रिसाइकलिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट, रिसाइकलिंग ऑफ लिक्विड वेस्ट, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो अपने में रिटर्न तो बहुत अच्छा देती हैं हर तरह से। पैसे का भी रिटर्न आता है और साथ साथ इकोनॉमिक रिटर्न भी आता है। एक मुद्दा इसके साथ जन भागीदारी का भी है, उस पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले राव साहब मैं ये समझना आपसे चाहता हूं, एक तो स्मार्ट सिटी की बात कि स्मार्ट सिटी से क्या हमारा तात्पर्य है, और आज जो देश की स्थिति है, जो शहरों की स्थिति है, क्या हम दिल्ली को स्मार्ट सिटी में काउंट करें? मैं किसी छोटे राज्य के छोटे शहर की बात नहीं करूंगा, मुंबई को जिस तरह हालत बरसात के दिनों में होती है, चेन्नई की हालत, जिस तरह के सवाल खड़े होते हैं। अगर कोई शहर बसाया जाता है तो उसके पास उसके आसपास की खासियत को भी देखा जाता है। क्या नफ़ा नुकसान हो सकता है बसाने का, कैसे लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकती हैं, इस पहलू को भी देखा जाता है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, स्मार्ट सिटी जो है ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है जिसके अंदर 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के लिए घोषित किया गया है। तो वहाँ पे उन शहरों के ऊपर छोड़ दिया गया है कि उनको क्या, कौन सा प्रायोरिटी है, उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का करना चाहते हैं या उसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। वहाँ पे मेन फोकस जो है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा वो दिया गया है, ताकि मान लीजिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं या ट्रैफिक मैनेजमेंट है, तो उसके ऊपर डिजिटल का ज़्यादा फोकस दिया गया था। लेकिन अगर आप देखा जाए तो कई, जैसा कि उज्जैन स्मार्ट सिटी है, मैं उज्जैन स्मार्ट सिटी में मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ वहाँ पे, तो मैंने काफ़ी नज़दीक से देखा है। वहाँ पे फोकस जो है वो महाकाल मंदिर और उसका परिसर में किस तरीके से उसका इम्प्रूवमेंट करना है, उधर नदी का पानी का सफाई कैसा करना है। तो अलग अलग शहरों में अलग अलग शहरों का अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, तो हर एक शहर को एक ही नज़र से हम नहीं देख सकते हैं। हर एक शहर में जो वहाँ का जो लोग जो वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर फोकस करना चाहिए और आपको प्लानिंग करना चाहिए, फिर प्लान को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, फिर डे टू डे उसका मेंटेनेंस भी होना चाहिए। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 3 ऐसी समस्याएं जो अगले 25 साल के हिसाब से आप सोचते हो, विजन के हिसाब से, कि इसका समाधान करना बेहद जरूरी है। सबसे पहले जो जरूरी है वो पानी का मुद्दा, क्योंकि पानी के बिना जीवन नहीं है। और आज की तारीख में हम कई 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर से हम पानी शहर में लेके आ रहे हैं, और पानी में जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, हमारा वाटर यूज़ प्रैक्टिसेस बढ़ रहा है, तो वाटर का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और कई शहरों में आधा घंटा पौना घंटा पानी आता है, उसी में आपको तो, और पानी का वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। जी, पानी का मुद्दा हो गया दूसरा। तो इसलिए पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। दूसरा जो है ट्रैफिक मैनेजमेंट।
अब जहाँ पे भी आप देखिए वहाँ पे आप ट्रैफिक में बैठे हुए हैं, कहीं आप आगे पीछे जा नहीं पा रहे हैं, तो उसमें बहुत समय वेस्ट होता है, प्रोडक्टिविटी लॉस होता है। तीसरा जो है वो पानी से ही जुड़े हुए है, वो फ्लडिंग है, अर्बन फ्लडिंग, क्योंकि हमने ड्रेनेज प्लान तो बनाया लेकिन ड्रेनेज तो नहीं डाला है ना, पाइप तो नहीं डाला आपने। प्लान बनाने से कुछ नहीं होता है। मैं बार बार यही कहता हूँ कि प्लान करने से कुछ नहीं होता है। प्लान को आपको जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ग्राउंड पे, आपने जैसे बेंगलोर में अभी पीछे इतना जो बारिश हुआ है और पानी कहीं गया नहीं, क्यों नहीं गया है? क्योंकि आपने ड्रेनेज कोई ठीक से किया ही नहीं है। जब तक आप ड्रेन्स नहीं डालेंगे, पानी को पंप आउट नहीं करेंगे, या बाय ग्रेविटी आप पानी को आप ड्रेन आउट नहीं कर पाएंगे, या वहाँ पे जो टैंक्स हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, उनको आपने कनेक्ट नहीं किया है, तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। जी बिल्कुल। आनंद मेनन जी, अगर बात मैं कनेक्टिविटी की करूं या ट्रैफिक की करें, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है शहरों का ये, जो मेट्रो नेटवर्क है उसने आके जीवन को काफ़ी आसान बनाया है, लोगों को बेहतर सुविधा दी है, लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ करना बाकी है। हालांकि पिछले 6-7 सालों में नेटवर्क जो है मेट्रो का काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, शहरों में विकास हुआ है। कनेक्टिविटी के इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इसके साथ मुद्दा अतिक्रमण का भी जुड़ा हुआ है, सड़कों के जो लोकल सड़कें होती हैं उनका इशू भी जुड़ा हुआ है। कनेक्टिविटी का मुद्दे में हम बात करेंगे तो एक मेन फोकस ये होना चाहिए कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी का। फॉर एग्जाम्पल, मेट्रो का लाइन आपने दिया, मेन स्टेशन को मेट्रो कनेक्ट करके सिटी के मेन जगह पे मेट्रो कनेक्ट किया। अगर आप लोगों के घर तक का या घर के नजदीक तक का लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं प्रोवाइड करेंगे तो लोगों को वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को मोटिवेट करने का बहुत बड़ा हिंड्रेंस फैक्टर होता है। तो मेट्रो जैसा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आने के बाद, जैसे हम फीडर लाइन या फीडर बसेस या इलेक्ट्रिकल बसेस या 3 सीटर 4 सीटर या पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग सिस्टम जैसे जैसे वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी इंश्योर करना है ताकि लोगों को वो घर तक पहुंचने में वो आसान लगे। और दूसरा ये चीज है कि ये सब जो हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी वगैरह हम बोल रहे हैं, और इसमें भी अगर पर्यावरण का भी फोकस एरिया में लग के क्लाइमेट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट पॉलिसी हम डिजाइन करेंगे तो काफी एक शहर के लिए काफी तक वो अच्छा साबित हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आगरा में हमने अभी क्या किया है कि वो फेम स्कीम के अंतर्गत 60 इलेक्ट्रिकल बसेस हमने इंट्रोड्यूस किया है। तो 60 इलेक्ट्रिकल बसेस वो मेरा आगरा ऐप के थ्रू सारे नागरिक को अपने फिंगर टिप्स में बस स्टॉप में खड़े होके उनको पता लगता है कि 5 मिनट के अंदर कौन सा बस आने वाला है। अगर मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाना है तो कौन से बस स्टॉप, नजदीकी के बस स्टॉप कहां होगा, और पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है। तो इसके वजह से एक आम नागरिक को काफी सुविधाएं मिल रहा है, जिससे वजह से वो अपने कार या अपने पर्सनल व्हीकल्स को छोड़ के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में यूज करने का बहुत बड़ा एक मोटिवेशन फैक्टर होगा। और दूसरा, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जैसे अडेप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, और ये वो सब इंटीग्रेट होकर ये इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में सारा डाटा आता है। सो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम ये कनेक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, BRT एक्सिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा सिटी में, तो एक्सिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मैक्सिमम यूज, अगर एक्सिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे 2x या 3x टाइम्स का आउटपुट हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे लिया जा सकता है। वो यो स्मार्ट सिटी जैसा स्कीम्स में कनेक्टिविटी हो या और कोई मुद्दा हो, इससे वो मैक्सिमम यूसेज एक्सिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से लेना वो एक अहम मुद्दा है जी। और वो काफी टेक्नोलॉजीज आया है और काफी सिस्टम्स और पॉलिसीज भी आया है। फॉर एग्जांपल, स्मार्ट सिटी स्कीम के माध्यम से इंडिया साइकिल फॉर चैलेंज है, वो काफी फिट इंडिया मूवमेंट के भी तहत में काफी साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए साइकिल ट्रैक्स, पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग सिस्टम, एटलीस्ट मोर देन 35 to 40 सिटीज में पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग सिस्टम से जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देता है। तो जिससे तमाम स्कीम से बाय विच शहर का मोबिलिटी का बढ़ावा दे सकता है, बाय विच ईज ऑफ लिविंग बढ़ सकता है आम नागरिक। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम बात करते हैं तो उसमें पर्यावरण भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ग्रीन एनर्जी का भी एक इशू है। उसके लिए भारत ने अपना लक्ष्य एक निर्धारित कर रखा है और वो बहुत कुछ शहरों के विकास पे निर्भर करता है कि उसका रोड मैप आगे कैसे बनता है, कैसे उनका निर्माण होता है। लेकिन सुधीर जी, एक मुद्दा और बड़ा है कि शहरों में जो पुरानी इमारतें हैं उसमें आग लगने की घटनाएं तमाम सामने उभर के सामने आती हैं, और जिन इलाकों में ये इमारतें होती हैं वहाँ का जिस प्रकार का निर्माण होता है वो अपने में एक चुनौती बन जाता है स्थानीय निकायों के लिए। आप इस चुनौती को कैसे देखते हैं?
पुराने पुराने भवन हैं, उनको कुछ हद तक तो हमें धरोहर की तरह संभालना होगा जी। कुछ पुराने हैं, और कुछ हैं उनको डेमोलिश करना होगा। ये बड़ा एक डेलिकेट बैलेंस है। सारे पुराने भवन को रखते चले जाएंगे तो वो भी संभव नहीं है, ना आवश्यक है। लेकिन कुछ कुछ, क्योंकि हमारे शहर की पहचान है, हर एक शहर की अपनी पहचान के जो जो भवन हैं उनको हमें आइडेंटिफाई करना होगा। तो इसके लिए हमको एक शहर के धरोहर के सांस्कृतिक धरोहर की एक योजना, मान लीजिए, परिकल्पना करके हर एक शहर को निर्णय करना होगा कि ये कौन कौन से भवन हैं, चाहे वो किसी के प्राइवेट हों या सरकारी हों। और जिसके प्राइवेट हों उसको सहायता करनी पड़ेगी आर्थिक रूप से, तकनीकी रूप से, कि वो अपने भवन का सुधार कैसे करे। विद मैंडेट के करना ही पड़ेगा, ये नहीं कि आप छोड़ सकेंगे। और जो सरकार के अधीन है उसको तो करना चाहिए। ये करके एक, और उसका एक बाकायदा मैप बनाना पड़ेगा। मैप बना के और पब्लिसिटी का पैम्फलेट बना के जनता को बताना होगा। देखिए, शहरों के इन भवनों और शहरों की जो वाटर बॉडीज हैं उन सब के द्वारा शहर की पहचान होती है, हर एक शहर की। वरना हर शहर एक जैसे हैं। आपको बताऊं कि जब मैं पहली बार टोक्यो गया तो मुझे समझ में नहीं आया कि हम न्यूयॉर्क में हूं मैं या टोक्यो में हूं। वही मेट्रो रेल, वही बिल्डिंग, वही ड्रेस, कोट पैंट पहने लोग, वही वेस्टर्न ड्रेस पहन के महिलाएं और जेंटलमैन, पता नहीं, क्योंकि शहरों की अपनी पहचान हम खोते जा रहे हैं। तो ये भवन जो है, इनको आपने बहुत अच्छी बात कही, ये भवनों को हमें पहचानना होगा, आइडेंटिफाई करके, और उसके बारे में वहाँ बोर्ड लगाना होगा। और अलग अलग भाषाओं में, हिंदी हो या लोकल जो भी भाषा हो, जो शहर की जो भाषा है, वहाँ पर जनता को बताने के लिए कि ये, और उसके अच्छा पार्क वार्क ऐसा बना के रखें कि लोग आएँ, वहाँ बैठें, पढ़ें और आनंद लें उसका, और संतुष्ट हों, वो प्राउड फील करें, वो गर्व हो उनको कि हमारे शहर में ये बातें हैं। ये बहुत आवश्यक बात आपने कही, मैं पूरा इसका समर्थन करूंगा। और ये कहूंगा कि सरकार को इसके लिए एक विशेष कार्यक्रम भी अगर चलाएं तो बहुत अच्छी बात होगी। जी बिल्कुल। अगर मैं सरकार के कार्यक्रमों की बात करूं तो स्मार्ट सिटी, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, शहरी धरोहर, शहर विकास और इससे संबंधित तमाम योजनाएं केंद्रीय स्तर पर और राज्यों के स्तर पर चलती हैं, संचालित होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि स्थानीय निकाय अपनी जिम्मेदारी का कितना निर्वहन करते हैं, अधिकारी अपने कर्तव्यों का कितना पालन करते हैं, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन जनता की भागीदारी के बगैर कोई शहर सुंदर नहीं बन सकता, अच्छा नहीं बन सकता, क्योंकि सरकार योजनाएं बनाती है और उसमें जनता की भागीदारी एक महत्वपूर्ण पहलू है। अगर शहरी विकास या किसी भी क्षेत्र के हम विकास की बात करते हैं, जन भागीदारी के मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि शहर किस लिए है? शहर हम सब के लिए है। तो पॉपुलेशन, अगर हमें मालूम नहीं है कि सड़क को हम साफ कैसे रखें, अगर हम गंदगी फैलाते रहेंगे या पानी को हम वेस्ट करते रहेंगे, या हम बस स्टॉप में हम एक क्यू में खड़ा नहीं हो सकते हैं, और या हम ट्रैफिक लाइट को हम जंप नहीं करेंगे, तो ये सारी चीज़ें जब तक हम एक डिसिप्लिन्ड वे में बिहेव नहीं करेंगे शहर में, तो हमारा शहर वो साफ नहीं रहेगा, सुंदर नहीं रहेगा। तो हम सब लोगों का एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है और हमारा कर्तव्य है कि हम अपना शहर को साफ सुथरा रखें और रूल्स का पालन करें। क्योंकि अगर रूल में कहता है कि आपको इतना बिल्डिंग बनाना है, तो अगर हम उसको वायलेट करें तो फिर अभी कोर्ट को बताना पड़ेगा कि भाई आप बिल्डिंग को डिमोलिश करिए, क्योंकि आपने उल्लंघन किया है, रूल्स को वायलेट किया है आपने। तो हमारे शहरों में बहुत सारा ये इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल कॉलोनाइजेशन और ये सारी चीज़ें हो रहा है। तो जब तक आम आदमी नहीं सुधरेगा, क्योंकि हम हमेशा यही कहते हैं कि सरकार हमारे लिए क्या कर सकता है, लेकिन हम अपना शहर के लिए, हम अपना देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा जिम्मेदारी क्या है, बिल्कुल, ये हमें सोचने का जरूरत है। हर किसी को अपनी जिम्मेदारी को, ये परिवर्तन लाना भी पड़ेगा, एहसास करना पड़ेगा, क्योंकि अगले 25 सालों के विजन के साथ अगर शहरी विकास का रोड मैप तैयार सरकार कर रही है, उस पर काम कर रही है, तो उसमें जनता की भागीदारी बेहद जरूरी है। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।